आज अब जो चैप्टर नया शुरू करने जा रहे हैं दैट इज ग्रेविटेशन। अब यार ग्रेविटेशन जब भी इस वर्ड को हम सुनते हैं, जब भी इस चीज़ का नाम सुनते हैं तो एक आदमी हमारे दिमाग में तुरंत प्रकट हो जाता है। बोलो यार, है कि नहीं? ज़रा इज्जत से, सर आइजैक न्यूटन। क्या बोलेंगे? नाही तर न्यूट्या। उगाच सफरचंद पडला, नारळ पडला असता तर बरं झालं असतं. किती लोक आहेत असे म्हणणारे? ज्यांचं डोकं नाही नारळ असतं तीच असे म्हणतात. क्योंकि उसने कभी भी ग्रेविटी को नए से नहीं खोजा. ग्रेविटी तो एप्पल गिरने से पहले भी थी. यस और नो? न्यूटन ने बस उस चीज़ को ऑब्जर्व किया और दुनिया के सामने इक्वेशंस की, मैथमेटिक्स की और फिजिक्स के माध्यम से पेश किया. और बस न्यूटन ने, आपको लगता है ग्रेविटी फाइंड की है या ग्रेविटी की खोज की है, तो आप गलत हो. सुनना ध्यान से. ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, लिनियर अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, क्लासिकल फिजिक्स, कैलकुलस, इन सब चीज़ों की खोज भी न्यूटन ने की है. ठीक है, सो हल्के में मत लो यार. ग्रेविटी खोज ली, सफरचंद पड़ला, आगे बढ़ो उससे. और सबसे बड़ा वहम जो बच्चों के मन में होता है, ग्रेविटी. गलत. चीज़ों का नीचे गिरना ग्रेविटी. देखो आप बोल रहे हो, आपको मालूम है जैसे चीज़ों का नीचे गिरना. थैंक यू. चीज़ों का नीचे गिरना, फिर उठा. चीज़ों का नीचे गिरना ग्रेविटी हो सकती है, लेकिन इसी को ग्रेविटेशन नहीं बोला जाता है. तो सर ग्रेविटेशन है क्या? दुनिया के हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है और उस अट्रैक्टिव फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला गया. हाँ चलो सर, कहानियां मत बनाओ. हे फालतू स्टाइल मार के पड़ा था ये दाढ़ी वाला. हमारे लिए तो यही ग्रेविटी है. उठाओ बस. हमारे लिए तो चीजों का नीचे गिरना ही. तो अभी कुछ चंद मिनट बाद, कुछ देर बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि बार ये गिरना ही बस ग्रेविटी नहीं है. ग्रेविटी तो इससे अलावा और बहुत कुछ है. ये गिरना हालांकि गिरना होता ही नहीं है. गिरना नाम की कोई डायरेक्शन, दिशा होती ही नहीं है. बताओ तो होता क्या है? होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स. जैसे ये कुलदीप बैठा है, ये कुलदीप और मान ले ये आयुष. इन दोनों के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है. मैं मानो मत बोल रहा हूं, सही में है. आप बोलेंगे सर इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, लड़का लड़का. छी 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 छी, ना मुन्ना ना, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं. सच में इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है कि नहीं? है मतलब दोनों कबूल कर रहे. ये रिश्ता क्या कहलाता है. दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, जिस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला. किसने बोला? मैंने बोला. सर आइजैक न्यूटन ने बोला. किसने बोला? और इस फोर्स को समझाने के लिए उन्होंने एक लॉ हमें समझा जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. कौन सा लॉ बेटे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब सर क्या है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन?
एक बारी में अगर पूरा इंग्लिश में बताओ तो कुछ ऐसे साउंड करेगा, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्टाइल मारता है ना। सुनो समझाता हूँ। मान ले मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, दिस इज ऑब्जेक्ट हैविंग मास m1, दिस इज ऑब्जेक्ट हैविंग सम मास m2। दोनों के पास अपना कुछ मास रहेगा। क्या दुनिया में ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स मैं बोल सकता हूँ है, मैं खुद भी एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में अपने आप को ट्रीट कर सकता हूँ? हाँ। ये कैमरा एक ऑब्जेक्ट, हाँ। ये प्रोजेक्टर एक ऑब्जेक्ट, हाँ। यहाँ पे एसी ऑब्जेक्ट, ये बेंच ऑब्जेक्ट, ये दरवाज़ा ऑब्जेक्ट, ये लड़की ऑब्जेक्ट, ये डस्टर ऑब्जेक्ट, ये लड़का ऑब्जेक्ट, ये बैग ऑब्जेक्ट, किताब ऑब्जेक्ट, पेन ऑब्जेक्ट, मार्कर ऑब्जेक्ट, दीवार ऑब्जेक्ट, पोस्टर ऑब्जेक्ट, साउंड ऑब्जेक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट, वायर ऑब्जेक्ट, बाल ऑब्जेक्ट, ये स्टेज ऑब्जेक्ट, ये बोर्ड ऑब्जेक्ट। आपके आंखों को जो जो चीज़ें दिखाई देती है वो सभी क्या है? ऑब्जेक्ट्स। और ये हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। दुनिया के हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अगर मेरे और आयुष के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है तो आयुष और कुलदीप के बीच में भी, हाँ उनके में तो पहले से है। क्या चाहिए भाई? रिकॉर्डिंग चल रही है, चालू लेक्चर में घुस रहा है तू, तेरे को शर्म है कि नहीं है? पूछ के आया करो भाई, ठीक है? तुम मेरी रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब करो, मेरे को फिर इतना बोलना पड़ेगा। ले जल्दी चल। नहीं, किसने उठाया इसकी बैग? दे दो इसको। उसको क्या मालूम मैं नहीं रिकॉर्ड करता वापस। राजन कट लगा लेना। तो अगर मेरे और आयुष के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है तो आयुष कुलदीप के बीच में भी है, आयुष प्रज्वल के बीच में भी है, आयुष उसकी किताब के बीच में भी है, आयुष ज़मीन के बीच में भी है, आयुष जस्टर के बीच में भी है, आयुष सीलिंग के बीच में भी है, सबके बीच में। दुनिया के हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स है जो कि अट्रैक्टिव फोर्स है, और उस फोर्स को अपन ने बोला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब न्यूटन भैया समझाते हैं कि मान ले कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास होगा m1, दूसरे का मास होगा m2, और ये दोनों ही कुछ दूरी पे रहेंगे जिसको मैं डिस्टेंस d बोल देता हूं। चलेगा? चलो ओके। अरे यस और नो? यस सर। मेरे को लगा कि सिमरन को समझ जाए, बाकी सब शांत। प्रेम कौन है? प्रेम तू प्रेम है क्या? अच्छा, तू कौन है फिर? हाँ, तू आदित्य है क्या? अच्छा, और तू? हाँ तू बेटा, अच्छा। अब यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट जिनके मासेस m1 और m2 है, इनके बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स है। न्यूटन भैया समझाते हैं कि वो फोर्स कितना है, हाउ मच। तो उन्होंने बताया कि यार इनके बीच का जो फोर्स रहेगा, जिसको F बोल लेते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के प्रोडक्ट को, यानी m1 इंटू m2। यही वो स्टेटमेंट है जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था। The force of attraction between any two objects is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। तो अगली वाली लिख लेते हैं, F is inversely proportional to square of distance between them। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली नहीं इस बार, इन्वर्सली। इन्वर्सली का मतलब ये रहेगा जितना डिस्टेंस कम करोगे दो ऑब्जेक्ट के बीच का उतना अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस ज़्यादा करोगे उतना अट्रैक्टिव फोर्स कम। उल्टा चल रहा है, डिस्टेंस कम करो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाओ फोर्स कम होगा, उल्टा चल रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
मासेस के लिए कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना मास बढ़ेगा उतना फोर्स, जितना मास कम होगा उतना फोर्स भी डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आता? अरे यस और नो? यस सर। अब यहाँ पे इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हमको ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन बिल्कुल भी पसंद, तो हम यहाँ पे हटा के उसको क्या करेंगे? कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट लगाने के बाद बन जाएगा इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन डी का स्क्वायर, और फार्मूला निकलेगा F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर, जो कि बताता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स है। सिंपल, इतना आसान कर दिया न्यूटन ने। अब उसको क्या सपने में पता चला कि स्क्वायर ही करना चाहिए डिस्टेंस का, मास का प्रोडक्ट ही लेना चाहिए, एडिशन नहीं। डिवीजन भी ले सकता था, एडिशन भी ले सकता था, प्रोडक्ट ही क्यों लिया? तो इस चीज़ के लिए उन्होंने अपनी लाइफ गंवाई है यार, तब जाके वही इक्वेशन लिख पाए। हम तो हल्के में ले लेते नहीं, जी हमें याद ही नहीं हो रहा, इतना छोटा इक्वेशन भी तुमको याद नहीं होता जल्दी। जी M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर, उन्होंने ज़िंदगी लगाई है इसके ऊपर, तब जाके फिजिक्स लिखी है। और जो न्यूटन भैया की फिजिक्स हम पढ़ते इसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल डांस, क्लासिकल फिजिक्स। ओके सुनो, है सर डांस घटिया था, पढ़ाई तो अच्छी है ना। अब ये जो लॉ इन्होंने हमको बताया, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं? अब ये यूनिवर्सल लॉ सीधा सीधा साफ बता रहा है कि दुनिया के हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में बेटा अट्रैक्टिव फोर्स है, हर दो ऑब्जेक्ट में। फिर आपका जो डाउट है ना, सर हमको तो इतना ही पता है ग्रेविटेशन, वो क्लियर कर दे। चलो सुनो, रहने दे। क्या बोला? मासेस को कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। आपको पता है अर्थ कितनी बड़ी है? डू यू नो हाउ बिग इज द अर्थ? 6 पॉइंट, यानी कि 6400 किलोमीटर। क्या है उसकी? बहुत बड़ी है ना अर्थ, बहुत बड़ी। अपने आप, अपने से तो बहुत बड़ी नहीं, या इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें पड़ी है, बड़ा सा हवाई जहाज हो, बड़ी सी शिप हो, या कोई बड़ी बिल्डिंग हो, चाहे बुर्ज खलीफा हो, कुछ भी हो, उससे तो बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी। तो अगर न्यूटन भैया बोलते कि दुनिया के हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, तो सही है। होता बस ये है, हमारी औकात ही नहीं है रे अर्थ के सामने। अर्थ का मास इतना बड़ा, हमारा इतू सा। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स तो मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका मास जितना ज्यादा उतना फोर्स भी। तो पेन की औकात है अर्थ को उसके तरफ खींच ले, इसलिए पेन ही उसकी तरफ चला जाता है। आ रही है बात समझ? हमको लगता है नीचे गिरा, नीचे नहीं गिरा, अट्रैक्ट हो रहा है उसकी तरफ, उसके सेंटर की तरफ, उसके उस पर्टिकुलर यहाँ के प्लेन को परपेंडिकुलर सेंटर की डायरेक्शन में हर चीज़ अट्रैक्ट हो रही है। फिर चाहे वो अर्थ पे यहाँ पे हो, यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगी, चाहे अर्थ पे यहाँ पे हो, यहाँ पे ही अट्रैक्ट होगी, चाहे अर्थ पे यहाँ पे हो, यहाँ पे अट्रैक्ट होगी। लेकिन अट्रैक्ट कहाँ पे होगी? टुवर्ड्स इट्स सेंटर, टुवर्ड्स इट्स सेंटर की तरफ तो अट्रैक्ट होगी ही होगी, क्योंकि हमारे मास में और अर्थ के मास में कितना फर्क है। हमारी औकात है अर्थ को अट्रैक्ट करने की, कौन किसको अट्रैक्ट करेगा? अर्थ ही हमको अट्रैक्ट करेगी। दैट्स वाई हमको ऐसा लगता है कि चीज़ें नीचे गिरती है। नीचे नाम की कोई दिशा, यहाँ पे रहेगा तो क्या बोलोगे? नीचे, ऊपर बोलोगे?
क्यों यहाँ पे लोग नहीं रहते अर्थ पे? ग्लोब देखा है ना, ग्लोब। सर फिर वो नीचे के लोग नीचे क्यों नहीं गिर जाते? वही तो बोल रहा हूँ, नीचे गिरने नाम की कोई दिशा होती ही नहीं है बच्चों। इनके लिए नीचे तो ये हुआ जो कि मेरे लिए नीचे ये था। मैं अर्थ पे यहाँ पे रह रहा हूँ, अमेरिका में लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हवा में उड़ जाएंगे, अर्थ की तरफ ही चलते ना, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हर जगह पे हर दो ऑब्जेक्ट के लिए काम करता। दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट उठा लो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। और किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी? तो इतने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, इतने। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। सर ये G क्या होता है? वेर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हैंड राइटिंग समझ में आ रही? क्या बात है, इतना अप्रिसिएशन किसी को मिल जाए लाइफ में तो बस। मेरे को नहीं समझ आ रही, बताओ आपको समझ आ रही? क्योंकि आपका ध्यान मेरी शब्दों पे है। क्या बोला आपको मालूम है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, इसकी एक फिक्स वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। किस किस को याद है? काफियों को याद है यार, बढ़िया, वेरी गुड, याद होनी चाहिए। मॉर्निंग में, अरे हाँ मैंने मॉर्निंग पढ़ाया था। नालायक को, फिर अभी डबल पढ़ रहे हो मेरे से? हाँ तब तो एक्स्ट्रा पढ़ाया था ना, अब तो सबके लिए पढ़ाना होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़ा तो तुमको मैं सवाल पूछूंगा। कहाँ तक पढ़ा है मैंने? इधर तक क्या होता है? टॉपिक बता। इसके ऊपर का वर्ड प्रॉब्लम ले लिया, अभी भी लूंगा मैं। विराट और महेंद्र सिटिंग ऑन अ बेंच 1 मीटर अपार्ट, एक 70 किलो का, एक 80 किलो का। अरे यार मेरे को याद है सारे, बोलो चल। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्लियर? अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यहाँ पे हैशटैग लगा के टॉपिक लिखेंगे। यूनिवर्सल, कैसा टीचर है, पहले टॉपिक पढ़ाता है फिर टॉपिक का नाम लिखता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ अब फिर एक बार तुम लोग यहाँ पे आए, ठीक है, पीछे भाग भाग के मारूंगा। एक बार या क्या करने का है बोल, 10 बारी मत आ, रिकॉर्डिंग चल रही है। हो गया? इधर आ अभी। अरे बुलाया मैंने तुझे? हाँ सॉरी, नहीं इट्स ओके। हाई फाई दे, हाई फाई दे ना, तो दूसरे को बुला। ए तुला बोलवत आहेत सर, कळत नाही का? ये लवकर हाई फाई। अच्छा इतना मरा हुआ हाई फाई, मरे हुए इंसान। यस बेटा, 5th स्टैंडर्ड, नया बच्चा? नया बच्चा है तू? पुराना बच्चा है? नहीं तो अच्छा, तुम्हारे टीचर को पूछो कहाँ पे तुम्हारी क्लास। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का टॉपिक लिखो हैशटैग लगा के, उसके बाद मैं आपको इसका स्टेटमेंट डिक्टेट करता हूँ। स्टेटमेंट छापो, उसके बाद ये लिखो। पहले स्टेटमेंट छापना होता है, ठीक है? अभी तुरंत मत छापने लग जाना M1 MD, रुको, पहले स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद टॉपिक का नाम डाल लो। चलो चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम डाल लो फास्ट। चलो लिखो बेटा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स, क्या पहले लिखा है? अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट, या मैं डिक्टेट कर तू बिना देखे? हाँ बोल बोल बोल। चलो ठीक है, बढ़िया, बैठ जा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to
and inversely proportional to square of distance between them. Force of attraction between any two objects is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. रट लिया, परफेक्ट. ये ड्रॉ करके छाप लो अभी सब कुछ फास्ट. इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे. मास और वेट क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, हाउ द सर्कुलर मोशन इज कॉज्ड. ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आज हम करेंगे. तो बी एक्साइटेड. ओके, यस. सुनो ध्यान से. ये यूनिट है इसका. क्या यूनिट है इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर. अब पर केजी स्क्वायर या तो ऐसे लिखो या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लिखो. ये डिवीजन में है, मतलब डिनोमिनेटर में है. मैथमेटिक्स का एक चैप्टर होता है जिसको बोलते हैं इंडाइसेस. तेरे को नहीं पता होगा. उसमें एक रूल होता है 1/a⁻n a⁻−n बन जाता है जब न्यूमरेटर में चला जाता है. सेम चीज यहाँ पे हो रही है. जब इसको अपन डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं तो केजी की पावर प्लस में है, लेकिन ये जब ऊपर में चली जाती है पावर, तो जब डिनोमिनेटर लगाया क्या स्लैश है यहाँ पे, तब ये माइनस में चली जाती है. आई बात समझ? तो चाहे यूनिट ऐसे लिखो या चाहे यूनिट ऐसे लिखो, कोई फर्क पड़ता? प्लीज अंडरस्टैंड दिस. यस और नो? और जो बच्चे पहले पढ़े मैथ्स मेरे से, फिजिक्स मेरे से, उनको पता होगा कि मैंने आपको पहले ही समझा है 10⁻⁴ के जो पावर्स के कैलकुलेशन है उसके अंदर कैसे डील करना होता है इन चीज़ों को लेकर के, है ना. चलिए रफ कर देता हूँ मैं. यूनिट और ये समझ है आपको? कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? ठीक है, ये भी आप छाप सकते हैं कहीं कोने में, या तो अपने बुक में अच्छे से बड़े से डब्बे में बना करके इसको रट लो. ये ज़रूरी यार, ऐसी चीज़ें रटनी पड़ेगी. ऐसे तो मैं फिजिक्स फील दिला करके आपको समझा करके कॉन्सेप्चुअली पढ़ाता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी. जैसे कि कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज़ है ना, इनको आपको याद. इसमें क्या फीलिंग दे रहा है 6.67, इसमें क्या, ये तो रटना पड़ेगा, ये तो याद करना पड़ेगा. ठीक है, कर लो. अभी इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल समझते हैं. ठीक है, यस. लिख लिया? चलो फास्ट. आपको आज बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स मुझे पढ़ानी है, तो बहुत. हाँ, पढ़ा दूँगा. कौन? क्यों बात कर रही है? हाँ हाँ बोलना. ऐसी बात मत कर यार, लेक्चर चल रहा है. ऐसी बात थोड़ी की जाती लेक्चर में. कुछ काम हो तो बोलो, डाउट है तो बोलो. क्या बात कर रही थी? हाँ, उसका मतलब बहुत धीरे धीरे ऐसे कान लगा के सुनना एक बार. मैं आता हूँ, रुक, मेरे को सुना. टाइम वेस्ट करने में एक नंबर आदमी हूँ मैं, बता. मैं आ जाता हूँ. हाँ, मेरे को मालूम है वो क्या बोल रही है. हाँ बोल. अच्छा, किस चीज़ का पीपीटी? वर्क ऑफ न्यूरॉन्स पे, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है ना. हाँ. उसमें जो न्यूरॉन्स का वर्क होता है ना, उस पे पीपीटी बनाना है और एक्सप्लेन करना है. अच्छा, तो बना लिए तुमने? नहीं करना है, आधा बना लिया. क्या क्या बनाया है? वर्क ऑफ डेंड्राइट्स, वर्क ऑफ एक्सॉन और वर्क ऑफ सिनेप्स. अच्छा, सिनेप्स क्या होता है? गैप होता है? हाँ, वो दो न्यूरॉन्स अपना विंडिंग से और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जब वो इंफॉर्मेशन जाती है ना. कैसी इंफॉर्मेशन होती है? वो अगर मतलब वो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स. हाँ, क्या बोलते हैं उसको? इम्पल्स. वो इंफॉर्मेशन जाती है ना, तो वो गैप रहता है उसके बीच में, उसका. अच्छा, तो वो गैप में जंप करके चली जाती है ना. न्यूरॉन का बता रही है. नर्व सेल पढ़ी है ना. हाँ. उसका. हाँ,
अत्तर नहीं है वो वो एक ब्रांड है BR540, उसका परफ्यूम है। वो पूछ रही है परफ्यूम अच्छा लग रहा है। दिखने दो, क्या फेस को क्या है, फेस पे क्या रखा है। कोई नहीं देखता फेस लड़कों, ठीक से बता रहा हूँ, सुन लेना। कोई नहीं देखता फेस, देखते रहेंगे लोग लेकिन और बहुत कुछ देखने लायक होता है, ठीक है। दिखता है तो बिकता है सुनो, लिख लिया, एक न्यूमेरिकल करे तो क्या तेरे को घर जाके पीपीटी करनी है क्या? तेरे को लग रहा है ये एसएससी का पढ़ा रहे, सीबीएसई में काय को बिठा के रखा है, मेरे को जाना है तो चली जा भाई। नहीं नहीं, मतलब मैं तेरा इंटेंशन समझ रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। तू तो बहुत प्यारी बच्ची है यार, इसलिए मैं बता रहा हूँ तेरे को, ठीक है। जाना है तेरे को पक्का, पढ़ना है ग्रेविटेशन ज़बरदस्ती का, सच में पढ़ना है, पढ़ने के लिए पढ़ना है तो बैठो। जो सीबीएसई के बच्चे ये समझते हैं कि यार ये सर तो हमको टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं, कि हमको तो एग्ज़ाम है कल परसों, ठीक है। और सच में अगर आपकी कल परसों एग्ज़ाम है तो आप नहीं बैठो, और एग्ज़ाम नहीं है तो बैठो, पढ़ो फिर, ठीक है। और सच में आपकी कल परसों एग्ज़ाम है, सीबीएसई के बच्चे, एसएससी तो नहीं, उनको तो पढ़ाना है, तो आपको लगता है कि यार नहीं मैं इससे अच्छा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेता हूँ बाजू वाले क्लास में बैठ के, तो आप जा सकते हो। मेरे को ज़बरदस्ती की इसको नहीं पढ़ा रहा है, मैं क्यों पढ़ाऊँ ज़बरदस्ती के, बैठ में पढ़ा रहा हूँ, नहीं ना, जिसका है उसको पढ़ाऊँगा। कोई है तो प्लीज़ अभी आगे लेक्चर में और बढ़ाऊ, उससे पहले आप जा सकते हो। मैं हकलत नाही आहे, मी तुम्हाला सजेस्ट करतो आहे। सो जर तुमची उद्या परवा एग्जाम आहे आणि तुम्ही CBSEची मुलं आहात तो प्लीज़ यू कैन गो एंड स्टडी फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। यस, कितने बच्चे ऐसे नहीं, मतलब समय है तो बैठो पढ़ो, ठीक है। ये भी आगे आने ही वाला है काम में, नॉलेज के वेस्ट नहीं जाएगा, ये पढ़ना ही है बिरादर, आपको मालूम होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपका कुछ एग्जाम है तो आप उसकी पढ़ाई करो ना, ठीक है। यस, है कोई ऐसा? यस, रक्षा तो एसएससी में है ना? हाँ। है क्या? सीबीएसई कितने हाथों पर करो जरा, देखो कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे सीबीएसई वाले। हाँ है ना, काफ़ी बैठे फिर भी, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 बच्चे बैठे। तुम्हारे बेटे न्यू स्टूडेंट बैठना है पढ़ने के लिए कि बैठना है, ग्रेविटेशन पढ़ना है, ठीक है। चलो सुनो, फिर करता हूँ शुरू में। अभी एक बार चालू करूँगा मैं, 2-3 घंटा रुकूंगा नहीं, हाँ चैप्टर मैं पूरा ख़त्म करने वाला हूँ, हाँ। तो उस हिसाब से सोच के बैठो। एक न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल लेंगे, उसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। यस, चिंदी होते हैं न्यूमेरिकल बहुत, न्यूमेरिकल बोल के डर नहीं जाना। 2 ऑब्जेक्ट आपको कोई भी फॉर्म में दे सकते हैं, कोई प्लैनेट दे सकता है, हमारा अर्थ और मून बता सकता है, इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशन है। सन और अर्थ के बीच में भी तुम पूछ रहे थे, इनके बीच में भी ग्रेविटेशन है, ठीक है। दुनिया के हर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन है। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, आपको वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू जो दे रखी है वो डालोगे, मासेस जो ऑब्जेक्ट की दे रखेंगे वो डालोगे, डिस्टेंस जो दिया होगा वो डालोगे, उसका स्क्वायर करना होता है रादर, और फिर ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करके आपको F मिल जाएगा, बराबर। इतना ही है, सिंपल खेल है, समझो। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके साथ समझते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या है, राइट डाउन बेटा। महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। महेंद्र एंड विराट, अपन नाम बदल दे, नाम बदल दे, सिमरन एंड आदित्य, चलो इट्स ओके। सिमरन एंड आदित्य, क्योंकि सच में 1 मीटर दूर बैठे ना एक दूसरे से। हाँ, कबीर 1 मीटर नहीं है, कम है थोड़ा। सिमरन एंड आदित्य, पेरेंट्स जो इस वीडियो को देखेंगे ऑफेंड ना हो, ठीक है। इसको कोई लिटरल ना ले, नहीं तो सिमरन एंड आदित्य सर लेक्चर में बोल रहे, कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, सिमरन एंड आदित्य आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ, सिमरन एंड आदित्य are sitting at a distance of 1 meter Simran and Aditya are sitting at a distance of 1 meter from each other. Their masses are 75 kilogram and 80 kilogram.
देयर मासेस आर 75 किलोग्राम। आपको एक सच्ची सच्ची बात बताऊँ क्या? अगर ये एग्जाम्पल को 2 मिनट के लिए बाजू में रख दे अगर, और ये सही में अगर बोले कि सिमरन 75 किलो की है और आदित्य 80 किलो का है, आपको हंसी आ रही है, आप और ज़्यादा हंसोगे जब मैं अगली बात बताऊंगा। तो इसका मतलब रहेगा कि सिमरन का वजन 750 किलो है और आदित्य का वजन 800 किलो है, क्योंकि आपको अभी मास और वेट का फ़र्क मालूम। अगर आपको ये मास और वेट का फ़र्क मालूम होता तो हम यहाँ पे मास की बात कर रहे हैं, वेट इसका 10 गुना ज़्यादा रहेगा। 10 गुना नहीं, एग्जैक्टली अगर बात की तो 9.81 टाइम्स, करीब करीब 10। तो ये एक्चुअल में ये प्रॉब्लम जो है रियल लाइफ को रिलेट करता, ठीक है, ऐसी ही वैल्यूज़ दे दी है। असल में हम लोगों का मास कितना होगा पता है? कितना होगा पता है? 7.5 किलो, 8 किलो, वो तो मेरे उम्र के लोगों का। आपकी उम्र के बच्चों का 5 किलो, 6 किलो, 65 किलो ये रहेगा। सॉरी, 6.5 किलो, 5 किलो, 5.5 किलो, ये मास की बात कर रहा हूँ मैं। वेट 60 किलो, 50 किलो, 55 किलो, कुछ 45 किलो, कुछ 20 किलो, ठीक है। तो हाँ, 20 किलो, 25 किलो, हाँ? कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। आगे बढ़ते। हाँ बराबर है। एनीवेज, बात समझ आ रही है? चलो, उसका इस प्रॉब्लम से कोई नाता। हाँ, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह रहने दो। लिखो क्या? सिमरन एंड आदित्य आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, फुल स्टॉप। देयर मासेस आर, मास की बात कर रहे हैं, देयर मासेस आर 75 किलोग्राम एंड 80 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली, 75 किलोग्राम एंड 80 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली। फुल स्टॉप या फिर सॉरी कॉम, हाँ चलेगा, फुल स्टॉप लगा। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम? क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम? व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाँ, ये लिखने के बाद बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे। होशियार बच्चा ज़्यादा ही होशियार करके खुद सॉल्व करने की कोशिश मत करो, आपको मैं खुद सॉल्व करने दूंगा, पहले ध्यान दो, समझो पहले। परदेसी नहीं आया क्या आज? परदेसी दिखा नहीं बेटा तू, कैसा है? मस्त, गुड। ओके, लिख लिया सबने? चलो ध्यान दो। अब मेरे पास 2 लोग हैं, एक है सिमरन, एक है आदित्य। दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे को बता रखा है, कितना है? 1 मीटर। दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है। दोनों का कुछ मास है, एक का 75 किलो मास है, एक का 80 किलो मास है। दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे को पता है, और मेरे को पूछा है कि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा, निकालो। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा निकालो। वही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूँ, उसी को अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, रिपल्सिव कभी होता। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, चलो। सो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि स्टेटमेंट आप लिखना, लेट द मास ऑफ अ सिमरन बी m1 एंड मास ऑफ आदित्य बी m2। तो m1 सिमरन का मास मैंने अज्यूम कर लिया, जो कि कितना है? ठीक है, ये मैं सब क्या लिख रहा हूँ? गिवन डेटा लिख रहा हूँ। m2 मैंने मान लिया आदित्य का मास, जो कि कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस g मेरे को बताया कितना? मैंने बोला v नो दैट, या फिर बच्चे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F is equal to G ऐसा ही होता है क्या? yes, और ऐसा ही होता है क्या? yes,
अब f को फाइंड करना है, मेरे पास सारी वैल्यूज़ है सर। ये g की वैल्यू फिक्स होती है, हमेशा वही डालनी है, ठीक है, यस हमेशा वही डालनी है। क्या 6.67 आगे का लिखने की ज़रूरत फिलहाल नहीं लिखते, ठीक है। इनटू m1 बता m2 अपॉन, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, करेंगे क्या? हाँ तो करो फिर। नहीं लिख रहा हूँ बेटा, इतना ही लिख रहा हूँ। 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब f इक्वल टू सीधा कैलकुलेट करो। कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं, कैलकुलेट करना ही है। सर ये 10⁻⁻11 का समझ में नहीं आता, मत करो कुछ, इतना मल्टीप्लाई तो कर लो नालायक को, आगे का बताता हूँ, ठीक है। इतना मल्टीप्लाई तो कर लो। सबका ये आ रहा है 40,020 बराबर, लिख लो 40,020 आ रहा है कि 4,020 आ रहा है? 40,020 आ रहा है, ठीक, 40,020 आना चाहिए शायद। 40020 ये हो ना 40,020 बराबर ना, ये 340 के ऊपर 3, हाँ, इंटू 10⁻, ऐसा रहेगा। अब सर इसको सही से कैसे लिखेंगे? अब ये 40,000 20 इतना, ये आंसर लिखोगे भी तो पूरे मार्क मिलेंगे, कोई टेंशन बात नहीं। लेकिन हमेशा एक तरीका है फिजिक्स में, इतना बड़ा आंसर कभी बना के लिखते नहीं है हम। यहाँ पे पावर है ना, पावर को कम कर देंगे, यहाँ पे डेसिमल पीछे की ओर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यही 40,020 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखना। डेसिमल यहाँ पे 1 2 3 4 डेसिमल पीछे अगर लेके जा रहे हैं, इसको हम क्या करने वाले हैं? 4 डेसिमल पीछे लेकर के जाने वाले हैं, ठीक है। तो 4 डेसिमल अगर पीछे लेके जाते हैं तो पावर कम हो जाएगी। तो 4 डेसिमल पीछे जाने की वजह से 11 में से 7 गए, कितने बच जाएंगे? मैं 11 में से 7 पूछ रहा हूँ, 11 में से 4 पूछ रहा हूँ, गए 4 एक यहाँ पे डेसिमल रहेगा 0 के बाद, मतलब 40,020.0 आ गया, ऐसा कुछ आएगा। तो ये पॉइंट के बाद 0 है ना, तो मैं इसको लेता नहीं हूँ, इंक्लूड नहीं करता हूँ, तो मेरा पॉइंट तो अभी भी यहीं पे है ना। तो 4 डेसिमल पॉइंट पीछे लेना है मेरे को, तो 1 2 3 4 यहाँ पे लेना है, ताकि 4 पॉइंट समथिंग मैं आंसर लिख पाऊँ एक डेसिमल के साथ। तो 4 डेसिमल पीछे लेना है, तो मैं क्या करूँगा? 11 में से 4 निकाल दूंगा। 11 में से 4 गए, कितने बचे? 7 बचे। प्लस माइनस माइनस बढ़ेगा, साइन लगेगा, तो ये बन जाएगा 4.002 इंटू 10⁻⁻। जिसको पावर की कैलकुलेशन नहीं समझ आती है, पावर की कैलकुलेशन नहीं समझ आती है, उतने बच्चे हाथ ऊपर करें। एक बार बेसिक से बताऊंगा फिर मैं। जिसको ये पावर मैंने क्यों ऐसे किया, क्या किया सर, कुछ नहीं पल्ले पड़ा। अच्छा, इससे बड़ा मॉब है तो ध्यान दो, फिर सुनो, बेसिक से समझाता हूँ। कुछ बच्चों को पिछली बार समझाया था, है ना, अभी आपको आता, ठीक है। मान ले मैंने एक नंबर लिखा है 40.20, चलो आपके लिए ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ, 40.203 ले लेते, चलो ठीक है। अब इसका इस एग्जाम्पल से, इस प्रॉब्लम से, न्यूमेरिकल से कोई नाता, मैं आपको एक्स्ट्रा बस ये पावर्स की कैलकुलेशन समझने के लिए एक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। और मान ले इसको मैंने किया मल्टीप्लाई बाय 10, क्या किया? तो आप इसको सच में मल्टीप्लाई करते बैठोगे? मल्टीप्लाई बाय 10 का या 10 के किसी भी मल्टीपल का मल्टीप्लाई होने का मतलब होता है उसका डेसिमल शिफ्ट करना, सिंपली। तो ये डेसिमल आगे एक डेसिमल चला जाएगा और बन जाएगा 402.03। क्या मल्टीप्लाई बाय 10 का यही आंसर आएगा? अरे यस और नो? अब इसी के बजाय मैं अगर ये करता, तो ये डेसिमल अब आगे जाने की बजाय तो ये बन जाएगा, आ रही है बात समझ? तो प्लस में पावर होने का मतलब क्या है और माइनस में पावर होने का मतलब क्या है, समझ आ रहा है? ओके, कोई टेंशन यहाँ पे? इतना काफी है? और एक एग्जांपल लू? नो सर? देख, जब अकेला, अच्छा चलो 10⁻² करता तब क्या होते?
अब यहाँ पे डेसिमल है, 10⁻² है मतलब प्लस में, तो आगे की तरफ बढ़ेगा, तो 1 2 इधर चला जाएगा, तो 2 0.3 ऐसे आ जाएगा। आ रही बात क्लियर? और इसी के बजाय अगर -2 होता तो क्या करते, इस तरफ बढ़ाते इसको, तो क्या होता है 1 2 डेसिमल, अरे सर कुछ बचा ही नहीं, ठीक है 0 पॉइंट हो जाता, ऐसे हो जाता। आ रही बात समझ? कैलकुलेशन क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे इसके साथ समझाओ, इसके साथ समझो, अभी ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ समझो। अभी ये रफ कर दूं क्या? यस सर, नो सर, यस सर, नो सर करके मुंह दुखता होगा ना आपका? अरे सर नो गुड, यहाँ पे भी चल ठीक है। तो यहाँ पे था अपने पास, क्या था ओरिजिनल, क्या था? ध्यान से सुनो, इसको मैं कैसे मैनिपुलेट करने जा रहा हूँ। 4 0 0 2 0 इंटू 10⁻⁻11 था। अरे बाप रे, -11, हाँ, इतना ज़्यादा 11 12 देख के डर जाता। यहाँ पे डेसिमल होगा तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 0.00000004 कितने जीरो के बाद आएगा? नहीं 7 जीरो के बाद आएगा, नहीं है ना? 6, हाँ 1 0 पॉइंट 6 जीरो के बाद आएगा। किसने बोला? क्लेवर, गुड। तो यार ऐसा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लिखना। तो हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं यहाँ पे कि यार जब भी ऐसे डेसिमल्स का आंसर लिखेंगे, पावर्स का आंसर लिखेंगे, तो एक नंबर के बाद डेसिमल लगा के लिख देंगे, या कभी कभी 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा के लिख देंगे। ठीक है, इतने ज़्यादा बड़ा नंबर हमको लिखना, क्योंकि पावर को कम किया जा सकता है, और पावर कम करेंगे तो उसको समझना उतना आसान। देख आपके लिए ये 4.002 समझना ज़्यादा अच्छा है कि इतना बड़ा नंबर समझना ज़्यादा अच्छा है, इतने बड़े पावर के साथ, है ना? वैल्यू तो वही रहेगी ना, बस लिख हम अलग तरीके से रहे। वैल्यू वही है, बस लिख हम अलग तरीके से रहे, बस दिखा अलग तरीके से रहे। वैल्यू उसकी वही रहेगी, वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, बस दिखा अलग तरीके से रहे भाई। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट अलग तरीके से किया जा रहा है पावर की टर्म्स में, और कुछ भी नहीं। तो एक काम करते हैं, हम बोल देते हैं कि यार ऐसा कर लेते हैं ना, ये पावर मेरे को यहाँ पे लगा के लिखना होता है नहीं, तो पहले मैं इसको जहाँ पे मेरे को डेसिमल चाहिए उसके हिसाब से डेसिमल लगा के लिख लेता हूँ, मेरी मर्जी लिख लेता हूँ। तो मैंने बोला मेरे को डेसिमल कहाँ पे चाहिए, ये 2 मिनट के लिए भूल जाओ, मेरे को डेसिमल कहाँ पे चाहिए, 4 के बाद चाहिए। असल में कहाँ पे है, लास्ट वाले 0 के बाद है, मतलब 0 पॉइंट आगे फिर 0 रहेगा। तो मैंने बोला यहाँ पे लगा के लिखना है, ठीक है 4.0020 इतना मेरे पास है, परफेक्ट। फिर लेकिन मैंने बोला यार असल में तो ये पॉइंट यहां पे था, और यहां से ये पॉइंट यहां पे कब आएगा, जब 1 2 3 4 इसको मैं 10⁻4 करूंगा। सुनना ध्यान से, देखना ध्यान से, यहां पे पूरा लॉजिक और इसका मैजिक छुपा हुआ है। क्या ये नंबर अब ये नंबर हो सकता है? यही तो सिखाया था, 10⁻² करोगे प्लस तो 2 आगे जाएगा, 10⁻4 करोगे तो देखो 1 2 3 4। तो क्या ये पूरा नंबर बेसिकली यही है? क्लियर? लेकिन सर आगे 10⁻, हाँ याद है, भूला नहीं हूं, आगे क्या है 10⁻⁻, तो ये नंबर तो अब ऐसे ही रहेगा 4.0020 इंटू 10⁻4 और इंटू 10⁻। अब इंडाइसेस में वापस एक रूल होता है, a⁻m इंटू a⁻n हो जाता है a⁻m प्लस। तो यहां पे a सेम है, देखो 10 और 10, a सेम, पावर अलग है m और n, 4 और -11, तो उनकी क्या हो जाएगी पावर की एडिशन। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4.0020 इंटू 10 एक ही बार, और पावर की एडिशन 4 प्लस, तो क्या हो जाएगा बताओ, 4.0020 इंटू 10⁻4 माइनस, तो हो जाएगा 4.0020 इंटू 10⁻4 4 -11
4 माइनस 11 माइनस, तो इसलिए ये हमने आंसर लिखा था। समझ आया क्यों? अरे कहानी क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो आपको पावर को ऐसे स्प्लिट करना आना चाहिए, ऐसे ऐसे पावर एक बारी अगर आप स्प्लिट कर लोगे पावर ऐसे, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये काम पूरा जो बोर्ड पे लिखा है ये दिमाग में भी हो जाता है। सही बताओ तो, है ना? जिनकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है ये सब दिमाग में कर लेंगे। अच्छा माइनस, अच्छा क्या है -11, मेरा यहाँ पॉइंट है तो 1 2 3 4 पीछे जाना है, मतलब ये क्या हो जाएगा +4 -4 -11 +4 हो जाएगा -7, तुरंत -7 लगाएंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा के लिख लेंगे। तो ये दिमाग में भी हो सकता। तो आप ऐसी प्रैक्टिस जारी रखना, ऐसे कई सारे सम को सॉल्व करना, तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको चिंदी लगेगा। आपको अभी जो किसी को अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो भाई असल में ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, या बस आपके प्रैक्टिस का सवाल है। आपकी प्रैक्टिस कम है तो आपको मुश्किल लगेगा, आपको मालूम नहीं है तो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन अभी आपको मालूम तो है कैसे काम करता है, तो आप प्रैक्टिस कर लो, आपके लिए भी आसान हो जाएगा। अरे इज दैट क्लियर? तो अभी जल्दी से यस इस न्यूमेरिकल को छाप लो, लेकिन उससे पहले एक लास्ट बात, हमने फोर्स लिखा है लेकिन फोर्स का यूनिट लिखा क्या? तो यूनिट लिखना पड़ेगा भाई, नहीं तो आधा मार्क कट हो जाएगा, गुल हो जाएगा। यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो लास्ट में हम इसको एन लिख देंगे, ठीक है कैपिटल। चलो बेटा राइट डाउन फास्ट। एक सवाल आपके लिए दूंगा अभी मैं, ये तो मैंने कर दिया ना पूरा, हाँ एक आप भी करना। ये कैलकुलेशन आप बाजू में लिख सकते हो आपके जानकारी के लिए, ठीक है? यस दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन आफ्टर ब्रेक।